नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता। आज हम देखने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास में से वैदिक सभ्यता। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज के लिए आपका एक प्रश्न है जिसको आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। वैदिक काल में राजा के उच्चतम पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था और उनकी संख्या कितनी थी? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए इसकी भूमिका समझ लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता हमारे सामने आई उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता दो कालों में विभाजित है। एक है ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक विद्यमान रही। उसके बाद आती है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक विद्यमान रही। ऋग्वैदिक काल को देखते हैं। ऋग्वैदिक काल का एकमात्र स्रोत है ऋग्वेद। यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता रही है। ऋग्वेद की बातें ईरानी प्राचीन ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। इस कारण से प्रोफेसर मैक्स मुलर ने यह माना है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। मध्य एशिया मतलब ईरान। ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। यह अफगानिस्तान पंजाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है तथा सर्वाधिक पवित्र सरस्वती नदी को माना गया है। सरस्वती नदी के इसमें अन्य और नाम हैं जैसे कि देवी माता, नदी तमा इत्यादि। ऋग्वेद में प्रमुख नदियों का भी उल्लेख मिलता है। गंगा नदी का ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख किया गया है तथा यमुना नदी का केवल 3 बार। देखिए, वर्तमान नदियों का ऋग्वेद में किस नाम से उल्लेख है उसके बारे में भी देख लेते हैं। रावी नदी को ऋग्वेद में परुषणी नदी तथा सतलज को शतुद्री नदी, चेनाब को अक्सिनी नदी, झेलम को वितस्ता नदी, व्यास को विपाशा नदी तथा इंडस को सिंधु नदी, जो कि वर्तमान में भी अभी भी सिंधु नदी ही कहा जाता है, इस नाम से उल्लेखित है। देखिए, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति को समझते हैं कि ऋग्वैदिक काल पितृसत्तात्मक थी। देखिए, हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सामाजिक स्थिति पितृसत्तात्मक है। देखिए, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार के मुखिया पिता होते थे जिसे ऋग्वेद में कुलप कहा गया है। दादा, नाना, नाती पोते के लिए एक ही शब्द नप्ति का प्रयोग किया गया है। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत ऋग्वैदिक काल से ही हो गई थी। इसका उल्लेख 10वें मंडल में स्पष्ट रूप से किया गया है। दास प्रथा ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। गाय को अघन्ना कहा जाता था। अघन्ना का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे ना मारा जाए। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति को समझ लेते हैं। देखिए, पितृसत्तात्मक होते हुए भी ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। उनके लिए शिक्षा के द्वार खुले हुए थे। ऋग्वेद में बहुत से विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। उनमें से कुछ हैं लोपामुद्रा, अपाला, विश्ववारा आदि। अविवाहित महिला को ऋग्वैदिक काल में आमजू कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में विवाह के 2 प्रकार थे। एक था अनुलोम, दूसरा था प्रतिलोम। देखिए, अनुलोम उस विवाह को कहा जाता था जिसमें पुरुष उच्च वर्ग का एवं महिला निम्न वर्ग की होती थी तथा प्रतिलोम उस विवाह कहा जाता था जिसमें पुरुष निम्न वर्ग का तथा महिला उच्च वर्ग की होती थी। देखिए, राजनीतिक स्थिति को भी समझते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति राज्यतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में 5 कबीले या कुल थे। प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभाजित थी जिसमें सबसे छोटी इकाई थी परिवार जिसका मुखिया कुलप होता था। उसके बाद आती थी ग्राम। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था और गांव को मिलाकर 20 बनता था जिसका मुखिया विस्पति कहलाता था तथा इसका समूह जन बनता था जिसका मुखिया राजा होता था और इन सब से मिलकर राष्ट्र बनता था। ऋग्वैदिक काल में बलि जो एक प्रकार का कर था वह चलता था जो स्वेच्छानुसार था, जो कि संपत्ति का 1/16 भाग होता था। ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन को समझते हैं।
यह मुख्यतः पशुपालन तथा कुछ हद तक यह कृषि पर आधारित इनकी अर्थव्यवस्था थी। व्यापार का काम पाड़ी करते थे, या जो व्यापारी होते थे उसे ऋग्वैदिक काल में पाड़ी कहा जाता था। एकमात्र अनाज का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, उसका नाम है यव, जिसे हम जौ भी कहते हैं। अयह शब्द का उपयोग तांबे तथा कांसे के लिए किया गया है। लोहे से ऋग्वैदिक काल के लोग परिचित नहीं थे। धार्मिक स्थिति इनकी देखते हैं। देखिए, बहुदेववादी होने के बावजूद भी यह एक ईश्वरवादी होते थे। प्रमुख देवता इंद्र तथा अग्नि थे। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के स्रोत कुछ इस प्रकार से हैं: यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ एवं उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में ही लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत हुई। उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। पहले हमने देखा था कि अफगानिस्तान, पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही था। अब यह पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र तक फैल चुका था। सामाजिक जीवन को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था और कठोर हो चुकी थी। विदुषी महिलाओं का वर्णन भी इसमें किया जाता है, पर ऋग्वैदिक काल के तुलना में इस समय महिलाओं की स्थिति में कुछ गिरावट आ गई थी। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। उत्तर वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से 4 प्रशंसनीय तथा 4 अप्रशंसनीय माने गए हैं। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। उस समय पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। अब यहाँ पे जो आज का आपका प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर यहाँ पे है। देखिए, उच्चतम पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था तथा इनकी संख्या 12 होती थी। बलि, जिसका अर्थ कर होता है, वह इस समय उत्तर वैदिक काल में अब अनिवार्य हो चुका था। उत्तर वैदिक काल के आर्थिक स्थिति को समझते हैं। देखिए, लोहे के खोज से कृषि में क्रांति आ गई थी। अब कृषि आय का प्रमुख साधन बन चुका था। उस वक्त मुद्रा के रूप में निष्क, शतमान तथा क्रिस्टाल का प्रयोग किया जाता था। वस्त्र निर्माण उद्योग प्रमुख उद्योग बन चुका था। उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र तथा अग्नि देवता का महत्व कम हो गया था। अब उसके स्थान पर प्रजापति, जो कि सृजन के देवता हैं, उनका महत्व अधिक हो चुका था। पूषण, जो कि पशुओं के देवता हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में, अब उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता बन चुके थे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आ चुकी है। अब अगला क्लास हमारा होगा वेद साहित्य पर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को।